हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? अब तो एग्ज़ाम काफ़ी पास है आप लोगों के, तो मेहनत करिए अच्छे से और इसी के उपेक्षा में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल। जो उत्तर प्रदेश का भूगोल है, हालाँकि ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है? जैसे कि उत्तर प्रदेश के भूभौतिक प्रदेश की हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के को दोस्तों 3 भूभौतिक प्रदेशों में बाँटा गया है। मतलब हम बाँट सकते हैं, ठीक है? तो भावर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठारी वाला भाग, गंगा यमुना का मैदान और भावर और तराई क्षेत्र 3 भागों में हम बाँट सकते हैं। ये आपको पता ही होगा। जो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों, कौन-सा है? सहारनपुर, है नी? और आपको पता होगा जो सबसे दक्षिणी जिला है वो है सोनभद्र और सबसे पूर्वी जिला बलिया है नी? ये आपको पता ही होगा। ये पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों। ये भावर एवं तराई क्षेत्र जितना भी ये ऊपर बाउंड्री से लगा हुआ है, नेपाल के एरिया से ऊपर, नेपाल है ना दोस्तों, तो इसके एरिया जो लगा हुआ है ये भावर एवं तराई क्षेत्र है नी। और बीच वाला भाग जो है ये है क्या? गंगा यमुना का मैदानी भाग। और नीचे जो ये दोस्तों ये भाग आप देख रहे हैं ये है दक्षिण का पठारी भाग, है नी। और ये यहाँ पे ललितपुर, आपको पता होगा ललितपुर झांसी है नी, इधर साइड में आगरा वगैरह आता है। आगे बात करते हैं गंगा यमुना का मैदानी भाग। तो उत्तरी, अगर गंगा यमुना के मैदानी भाग की दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसको भी 3 भागों में बांटा हुआ है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और दोस्तों निचली गंगा का मैदान, है नी। तो ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ये शिवालिक, यहाँ शिवालिक पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिमालय, जो हिमालय की जो एक श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, उसी के जो नीचे आता है वो है भावर एवं तराई क्षेत्र। ये गंगा यमुना का मैदान हो गया और ये दक्षिण का पठारी भाग हो गया। नीचे आप लोगों को पता ही है यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। और ये विंध्यक्रम की चट्टानें भी यहाँ पे है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख चट्टानें दोस्तों अगर बात करता हूँ तो भारत का निर्माण, हम भारत से बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है और इसी में दोस्तों एक था ये द्वीप टाइप में था, चारों तरफ समुद्र था ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और इसे कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे दोस्तों? पेंजिया। ये पेंजिया था। और जो ये बाहर का भाग था एक था पैथालासा, है नी। क्या बोलते थे इसको? पूरे को बोलते थे पैथालासा, ठीक है। अब जो ये पेंजिया है दोस्तों, ये पेंजिया, इसमें कुछ घटनाएं घटी और ये 2 भागों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। किसमें दोस्तों? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 पार्टों में बट गया। ये आपको पार्ट दिख रहे होंगे नीचे वाली इमेज में, है नी। और जो इसका मध्य भाग रह गया वो था दोस्तों टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर। तो यूपी का निर्माण भी गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है। तो यूपी का निर्माण जो हुआ है दोस्तों वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही दोस्तों हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं भूगार्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश गोंडवाना चट्टान से बना है। तो अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश किस क्रम की चट्टानों से बना है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टान दोस्तों, बुंदेलखंड एंड नीच प्रकार की चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। देखो दोस्तों कुछ भी पूछ सकता है नी, एग्जाम का कुछ छोड़ तो है नहीं, तो इसीलिए हम सारी चीजों को पढ़ रहे हैं। थोड़ा जल्दी कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं दोस्तों? 4 प्रकार की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, बुंदेलखंडी नीच प्रकार की चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें और क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। आगे बात करते हैं। अब बात करता हूं मैं आर्कियन क्रम की चट्टानों की। ये प्राचीनतम चट्टानें। आर्कियन क्रम चट्टानें कैसी हैं दोस्तों? प्राचीनतम चट्टानें ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होंगी। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और ललितपुर जिले में। तो अगर आपसे पूछता है कि सोनभद्र और ललितपुर जिले में दोस्तों कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें दोस्तों पाई जाती हैं। इनमें मुख्यतः नीच चट्टानें हैं। कौन कौन सी दोस्तों? नीच चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आग्नेय चट्टानें। बात समझ में आई नहीं? ठीक है। इन चट्टानों में प्रमुखतः हीरा, यूरेनियम प्राप्त होता है। ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल चीजें हो गई। विंध्य क्रम की चट्टानों की अगर बात करता हूं, ये चट्टानें प्रदेश के, अगर विंध्य क्रम की, आर्कियन क्रम चट्टानें तो ललितपुर और सोनभद्र वाले एरिया में हो गई।
अगर मैं बात करता हूँ विंध्य क्रम चट्टानों की, तो ये चट्टानें प्रदेश के मैदानी भाग, तो विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ पर दोस्तों, प्रदेश के मैदानी भाग एवं प्रायद्वीप पठार के विभाजक का कार्य करती है। तो मैदानी भाग को और दोस्तों किसको, प्रायद्वीपीय पठार के मध्य विभाजक मतलब बांटने का दोस्तों काम करती है। ये चट्टानें प्रमुखतः बुंदेलखंड बघेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि विंध्य क्रम की चट्टानें दोस्तों कहां पर पाई जाती हैं, तो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड वाले क्षेत्र में दोस्तों ये पाई जाती हैं। अगर बात करते हैं आगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों की, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये चट्टानें अत्यंत प्राचीन चट्टानें हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कैसी हैं दोस्तों, बहुत ही प्राचीन चट्टानें हैं। ये चट्टानें यूपी के दक्षिणतम हिस्से, तो यूपी का जो दक्षिणतम हिस्सा है दोस्तों, जैसे कि मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, प्रयागराज, चित्रकूट जिले में पाई जाती हैं। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें अगर आपसे पूछता है कहाँ पाई जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और चित्रकूट। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों कहाँ कहाँ पर, मिर्जापुर में पाई जाती है, आपकी सोनभद्र में पाई जाती है, प्रयागराज में पाई जाती है और चित्रकूट जिले में पाई जाती है। इन चट्टानों में लोहा अयस्क, कोयला आदि के भंडार पाए जाते हैं। तो क्या क्या दोस्तों, लोहा अयस्क और कोयला, लोहा और कोयले अयस्क इसमें पाए जाते हैं। टर्सरी चट्टानों की बात करता हूँ। टर्सरी चट्टानें यूपी के उत्तरी भाग में, यूपी के उत्तरी भाग में हिमालय का निर्माण टर्सरी काल में हुआ था। तो यूपी का जो उत्तरी भाग है नी, जो हम शिवालिक पहाड़ियां भी देख के आए थे, तो वो जो भाग का जो निर्माण हुआ है दोस्तों टर्सरी काल में हुआ है नी। किस काल में हुआ है दोस्तों, टर्सरी काल में हुआ है। इन चट्टानों के मध्य से नदियों के प्रवाह की दिशा का विभाजन होता है। इन चट्टानों में वर्तमान समय में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान समय में किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे टर्सरी क्रम की चट्टानों में जीवाश्म दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। आगे कौन सी दोस्तों, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें, ये सबसे नई चट्टानें हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि सबसे नई चट्टानें दोस्तों कौन सी हैं, तो क्वार्टनरी क्रम चट्टानें हैं। इनका निर्माण प्लिस्टोसीन, क्या बोलते हैं, प्लिस्टोसीन युग में हुआ है। तो इनका जो निर्माण दोस्तों हुआ था प्लिस्टोसीन युग में हुआ था। इन चट्टानों से ही मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है कि मैदानी भागों का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों, तो किससे, जो दोस्तों क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें हैं हमारी, जो हमारी क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें हैं जिनका निर्माण प्लिस्टोसीन युग में हुआ था, उन्हीं से मैदानी भागों का निर्माण दोस्तों हुआ है। इन चट्टानों से बने जलोढ़ को खादर कहा जाता है। तो जो जो जलोढ़ बनता है दोस्तों इन चट्टानों से, तो उसे क्या कहते हैं, खादर। और खादर और बांगर मैंने आपको बताया होगा, नहीं बताया हो तो बता देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भू भौतिक प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के भूभौतिक प्रदेश अगर दोस्तों बात करता हूं, तो सबसे पहले आता है सहारनपुर का शिवालिक तलहटी वाला क्षेत्र। तो सहारनपुर का शिवालिक तलहटी वाला क्षेत्र आता है। उसके बाद भावर एवं तराई क्षेत्र, उसके बाद गंगा यमुना का मैदान, उसके बाद दक्षिण का पठार। जैसे कि सबसे ऊपर मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, शिवालिक वाला, सहारनपुर वाला, फिर भावर तराई क्षेत्र तो पूरा उत्तर प्रदेश के किनारे किनारे है, और गंगा यमुना का फिर मैदान आ गया, ये वाला पूरा इलाका, और उसके नीचे आता है दक्षिण का पठार। यही तो मैंने आपको बताया था। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र, अगर दोस्तों भावर एवं तराई क्षेत्र की बात करता हूं, तो भावर क्षेत्र ये शिवालिक की तलहटी में उत्तर प्रदेश की संपूर्ण लंबाई में फैला है। तो भावर क्षेत्र दोस्तों शिवालिक की तलहटी में, तलहटी मतलब नीचे, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण लंबाई में, ज्यादातर अगर हम देखा जाए तो औसतन सब पूरी लंबाई में दोस्तों फैला हुआ है। जैसे कि ये वाला इलाका उत्तर प्रदेश का ऊपर वाला एरिया है, तो देखो ये जो तलहटी वाला है, ठीक है, कौन सा, भावर क्षेत्र। तो कहाँ कहाँ है देखो दोस्तों, सहारनपुर तो हो ही गया, सहारनपुर के बाद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, और दोस्तों ये है बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, है नी। तो ये दोस्तों ये जो पूरा एरिया है ये कैसा क्षेत्र है, ये भावर वाला क्षेत्र है नी। इनको थोड़ा सा नाम याद रख लेंगे। पूछ लेता है वो कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जिला भावर क्षेत्र में पड़ता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि दोस्तों की ऊपर कौन कौन से जिले ये आ रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौन कौन सा एरिया ये आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, और एक है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर। इसको दोस्तों पड़रौना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पड़रौना भी इसको कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ में आई। आगे बात करते हैं। यह है क्षेत्र उबड़ खाबड़ होते हैं, नदियां दोस्तों विलुप्त हो जाती हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि नदियां कहां पर विलुप्त हो जाती हैं, तो भावर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। कृषि उपयोगी क्षेत्र दोस्तों नहीं है ये, पश्चिम भाग में 34 किलोमीटर तक है ये,
उत्तरी पूर्वी भाग कम चौड़ा है। भावर की औसतन चौड़ाई की अगर दोस्तों बात करता हूँ तो 8 से 10 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जो भावर क्षेत्र की जो औसतन चौड़ाई है वो कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर है। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं तराई क्षेत्र की। भावर के भावर के दक्षिण में फैला हुआ है, औसतन चौड़ाई 15 से 20 है, भूमिगत नम दलदली होती है नी। तराई क्षेत्र जहां पर थोड़ी दलदली टाइप की मिट्टी होती है वहां पर क्या होती है, तराई क्षेत्र को कहते हैं। चौड़ाई की बात करते हैं 15 से 20 किलोमीटर है, भूमि समतल है, नम होती है, दलदली होती है नी। और देखिए पश्चिम क्षेत्र कम चौड़ा है, पूर्वी क्षेत्र 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा है, दलदली युक्त भूमि है, अधिक वर्षा होती है, कीट पतंगे अधिक होते हैं, मलेरिया बीमारी होती है। जब कीट पतंगे होंगे, मच्छर वगैरह पैदा होंगे तो मलेरिया की बीमारी होगी, है नी, मलेरिया की बीमारी। नदियां पुनः दृश्यमान होती है, मतलब क्या, भावर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है और दलदली क्षेत्र में फिर दोबारा दिखाई देती है नी। तो दृश्यमान होती है, घने जंगल, घास मैदान, लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में। अगर आपसे दोस्तों पूछता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में है उत्तर प्रदेश के, तो भैया तराई क्षेत्र में है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। वृक्ष क्या है यहाँ पे दोस्तों, जो वृक्ष पाए जाते हैं, सेलम हो गया, साल हो गया, हल्दू हो गया, तेंदू हो गया, साख हो गया, है नी। तो सेलम, साल, हल्दू, तेंदू और साख, ये सब कैसे हैं दोस्तों, ये सब वहां के पाए जाने वाले वृक्ष हैं। सवाना प्रकार की लंबी घास पाई जाती है, तो सवाना की तरह, ठीक है, लंबी घास पाई जाती है। शिवालिक श्रेणी की डुडवा श्रेणी का विस्तार है। तो अगर आपसे पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो विस्तार है वो शिवालिक श्रेणी की कौन सी श्रेणी का विस्तार है दोस्तों, तो डुडवा श्रेणी का विस्तार है, यूपी के तराई क्षेत्र तक है। शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं, शिवालिक का जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई नहीं, शिवालिक का क्या कहते हैं, इसको जलोढ़ पंख दोस्तों कहते हैं। आपको पता ही होगा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब तराई वाले क्षेत्र में भी आ जाते हैं। इनका निचला वाला भाग, ऊपर वाला भाग हो गया दोस्तों, जो ऊपर वाला पार्ट हो गया वो तो हो गया किसमें, वो तो हो गया भावर में, उसके नीचे वाला पार्ट हो गया तराई में, है नी। आगे बात करते हैं मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान। इसका विस्तार की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ मध्यवर्ती मैदान या गंगा के मैदान की, जो इसका विस्तार है दोस्तों, भावर तथा तराई क्षेत्र के दक्षिण में। कहां पर दोस्तों, भावर तथा तराई क्षेत्र के दक्षिण में और दक्षिण के पठारी भाग के उत्तर में इस क्षेत्र का दोस्तों विस्तार मिलता है नी। तो कुल मिला के ये है, ऊपर वाला भावर क्षेत्र हो गया, जैसे कि ऊपर वाला भावर क्षेत्र हो गया, उसके नीचे कौन सा हो गया, तराई क्षेत्र, उसके नीचे हो गया अब ये मैदानी भाग, ये हो गया मैदानी भाग, ठीक है। तो गंगा यमुना द्वारा लाए गए कांप मिट्टी, जो गंगा के द्वारा लाई गई कांप मिट्टी एलोवेल सोइल कहते हैं इंग्लिश में, और बालू, रेत, महीन कणों आदि से युक्त होती है। और सीमा निर्धारण करता है दोस्तों, यानी जो यमुना नदी है वेस्ट और गंडक नदी ईस्ट में, ये इसका सीमा निर्धारण करती है। मैदानी ढाल अगर दोस्तों बात बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी की ओर से है। गंगा यमुना के मैदान का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। अगर गंगा यमुना के मैदान का वर्गीकरण की मैं बात करता हूँ तो सामान्य वर्गीकरण निर्माण के आधार पर है और क्षेत्रीय आधार पर है, नहीं। तो सामान्य जो वर्गीकरण है निर्माण के आधार पर, तो सबसे पहले है दोस्तों ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और पूर्वी गंगा का मैदान। जैसे ऊपरी गंगा के मैदान की दोस्तों बात करता हूं, तो ऊपरी गंगा का मैदान अगर दोस्तों देखो, ये है शिवालिक श्रेणी जो हम पढ़ के आए हैं, ये दोस्तों शिवालिक श्रेणी ऊपर हो गया। औसतन लंबाई देखो दोस्तों, ये है शिवालिक श्रेणी के नीचे क्या है दोस्तों, ये पूरा मैदानी भाग है नी, और ये मालवा का पठार हो गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ उत्तर प्रदेश के मैपिंग की, इस तरह से कुछ उत्तर प्रदेश का मैपिंग है नी, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये उत्तर प्रदेश का कुछ मैपिंग है। तो जो ऊपर वाला ये पार्ट हो गया, ये तो हो गया उसका शिवालिक श्रेणी का, उसके नीचे वाला हो गया दोस्तों मैदानी भाग, उसके नीचे वाला हो गया पठारी भाग, या बुंदेलखंड का पठारी भाग भी कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है किसकी, कि वो पूछता क्या है, वो पूछ क्या सकता है दोस्तों आपसे, तो वो पूछ सकता है कि बताइए जो औसतन लंबाई है मैदानी भाग की वो कितनी है। तो औसतन भाग की जो मैदानी भाग की लंबाई दोस्तों वो है 500 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 500 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, चौड़ाई है 80 किलोमीटर के आसपास, है नी। और ये मालवा का पठार हो गया और ये हो गया बुंदेलखंड का पठारी भाग। औसतन तापमान की दोस्तों बात करता हूं तो गर्मी के टाइम में जो यहाँ का किसका, ऊपरी गंगा के मैदान की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, ऊपरी गंगा के मैदान की बात है नी। तो ग्रीष्म ऋतु में 30 से 40 डिग्री तक रहता है और शीत ऋतु में 14 से 18 डिग्री तक दोस्तों तापमान रहता है। इसकी जलवायु उष्ण आर्द्र है। कैसी है, उष्ण आर्द्र है। औसतन अगर वर्षा की बात करता हूँ ऊपरी गंगा वाले मैदानी भाग में, अगर मैं
वर्षा की दोस्तों बात करता हूं तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। कहां से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से दोस्तों वर्षा होती है। इस क्षेत्र में सगाई नामक लंबी प्रजाति की घास पाई जाती है। तो कौन सी? सवाई और समाई। कौन सी? सवाई और समाई उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान में, जो गंगा का उत्तरी मैदान है उसमें दोस्तों ये घास पाई जाती है। पूछ सकता है दोस्तों कि उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी घास पाई जाती है? तो सवाई और समाई नामक घास पाई जाती है। घास के अधिकतम होने के कारण कृषि का अधिक विकास नहीं होता है। तो घास ज्यादा है तो यहाँ पर कृषि का इतना अधिक विकास दोस्तों नहीं होता है। यहाँ पे धान होती है, गन्ना और अधिक कृषि पाई जाती है। धान और गन्ना ज्यादातर उत्तरी गंगा के उत्तरी मैदान में दोस्तों बोई जाती है। अगर बात करते हैं मध्यवर्ती गंगा का मैदान, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? कांप मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी से कहते हैं, एल्यूवियल सोइल कहते हैं। अत्यधिक उपजाऊ मैदान है दोस्तों ये, जो मध्यवर्ती गंगा का मैदान है। इसको दोस्तों बांटते हैं बांगर और खादर। जो अभी ऊपर आया था, मैंने आपको बताया था कि बताएंगे आपको, है नहीं? तो बांगर किसे कहते हैं? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है उसे बांगर कहते हैं। मतलब कंकड़ीली मृदा वाले क्षेत्र होते हैं ये दोस्तों। जैसे कि भूड़ हो गया, कहीं कहीं भूर भी कहते हैं, भूड़ कहते हैं। मोटी मिट्टी होती है, कंकड़ीली मिट्टी होती है, और कंकड़ीली मृदा का क्षेत्र है। कल्लर और रेह, जो आप लोगों ने अगर कहीं गाँव का एरिया का बंदा हो जो हमारी वीडियो देख रहा हो तो आपको कल्लर वगैरह आपको पता होगा, है नहीं? कल्लर या रेहे, तो ये नमकीन परत दोस्तों ऊपर वाली हो जाती है, जिससे कि वो कृषि योग्य भूमि रहती नहीं है। अगर खादर की बात करता हूं तो नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना होता है दोस्तों ये, और महीन अवसाद कण पाए जाते हैं, है नहीं? और कृषि के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है ये। जैसे कि नदी के पास वाला क्षेत्र होता है, डेल्टाई प्रदेश में खादर मिट्टी पाई जाती है। तो कहां पर पाई जाती है दोस्तों? डेल्टाई क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है, और सर्वाधिक उपजाऊ है, और बाढ़ से निर्मित होने वाले मैदानी भाग होते हैं दोस्तों ये। गंगा मध्य गंगा की समुद्री तल से ऊंचाई दोस्तों अगर बात करता हूं कि मध्य गंगा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है तो वो 145 से 225 मीटर तक है। अगर मैं दोस्तों मध्य गंगा मैदान के तापमान की बात करता हूं तो मध्य गंगा का जो तापमान है दोस्तों गर्मी में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है ये मध्य गंगा में, है नहीं? और शीत ऋतु में दोस्तों 18 से 20 डिग्री तक टेम्परेचर औसतन, ये औसतन टेम्परेचर है जो दोस्तों चला जाता है। औसतन वर्षा की दोस्तों बात करता हूं मध्य गंगा के मैदान में, देखो उत्तरी गंगा के मैदान में 100 से 150 सेंटीमीटर थी, लेकिन अगर मध्य गंगा की बात करता हूं मैं तो दोस्तों 60 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है। कैसे होती है दोस्तों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा दोस्तों वर्षा होती है। पूर्वी गंगा का मैदान की बात करता हूँ, यूपी के तराई क्षेत्र के दक्षिण में, बुंदेलखंड के उत्तर में है पूर्वी जो दोस्तों गंगा का मैदान है। तो पूर्वी गंगा का मैदान यूपी के तराई क्षेत्र के दक्षिण में। अब सीधी सी बात है, ऊपर क्या था? ऊपर तक भावर क्षेत्र, फिर तराई क्षेत्र, फिर मध्य ये गंगा का मैदान है। ऊपर वाला उत्तरी मैदान, फिर ये मध्य गंगा मैदान। ठीक है, अब कह रहा पूर्वी गंगा का मैदान, तो पूर्वी मतलब ये पूर्व वाले एरिया में, जैसे हम चार डायरेक्शन में बांटते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये इस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश को हम चार पार्टों में बांटते हैं तो यूपी के तराई क्षेत्र के दक्षिण में, बुंदेलखंड के उत्तरी में है। तो यूपी के तराई क्षेत्र के दक्षिण में एवं बुंदेलखंड के उत्तर में सर्वाधिक खादर का विस्तार है दोस्तों। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खादर का विस्तार या उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदान में सर्वाधिक खादर का विस्तार दोस्तों कौन से एरिया में है, तो दोस्तों वो है पूर्वी गंगा के मैदान में, है नहीं? तो सर्वाधिक खादर का विस्तार हो गया। सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं, तो अगर झीलों की बात करता हूं उत्तर प्रदेश में दोस्तों, तो कहां पर पाई जाती है? जो हमारा गंगा का पूर्वी क्षेत्र वाला एरिया है। वर्षा ऋतु में समाप्त हो जाती है दोस्तों जो झीलें होती हैं, वर्षा ऋतु में समाप्त, क्योंकि भैया पूरा बराबर हो जाता है, पानी ज्यादा भर जाता होगा। ठीक है, मोटी लंबी जड़ें वाले वृक्ष पाए जाते हैं, पीपल, शीशम, नीम। और जो दोस्तों यहाँ पर पीपल, शीशम, नीम, तो कहाँ पर दोस्तों? जो पूर्वी गंगा का मैदान है उस वाले पार्ट में। अगर आपसे पेड़ पूछ ले कि कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो पीपल, शीशम, नीम जैसे वृक्ष दोस्तों पाए जाते हैं। औसतन अगर दोस्तों वर्षा की बात करता हूं तो 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है पूर्वी क्षेत्र वाले में। ठीक है, कहां पर? पूर्वी गंगा के मैदान में। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। औसतन दोस्तों ऊंचाई कितनी है? तो 80 से 100 सेंटीमीटर तक ऊंचाई है। किससे होगी? समुद्र तल से, है ना? दक्षिणी का पठारी भाग की बात करता हूँ, पठारी वाले भाग में आ जाते हैं। इस पठार को बुंदेलखंड पठार नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं दोस्तों? बुंदेलखंड का पठारी भाग, है नी? कुल क्षेत्रफल कितना है? 45,200 वर्ग किलोमीटर। तो पूछ लेता है दोस्तों 45,200 वर्ग किलोमीटर कितना है?
जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, औसतन ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है समुद्र तल से। कुछ भागों में 450 तक चली जाती है। इसको दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। जो बुंदेलखंड का पठारी भाग है उसको हम दो पार्टों में बांट देते हैं पढ़ने के नजरिए से, जैसे बुंदेलखंड का पठारी भाग और एक बघेलखंड का पठारी भाग। बुंदेलखंड के पठारी भाग की दोस्तों अगर बात करता हूं तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिण हिस्सों में। कहां पर है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्योंकि नीचे देखो, ये जो उत्तर प्रदेश है, अरे क्या नक्शा बनाएगा तू, एक सेकंड रुकेंगे जरा, थोड़ा अच्छे से नक्शा बना लेते हैं जब बना ही रहे हैं तो, है नहीं। ये जैसे कि दोस्तों ये हमारा उत्तर प्रदेश है, तो ये नीचे वाला एरिया जो है, जो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, नीचे वाला एरिया, ये जो एरिया है ये किसका एरिया है? ये है हमारा मध्य प्रदेश, है नहीं। तो मध्य प्रदेश के कहां पर है? उत्तर में है नहीं। तो विस्तार कहां? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के दक्षिण हिस्से में। तो मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिण हिस्से में। अगर उत्तर प्रदेश के पर्पज से हम बात करते हैं तो जो मध्य प्रदेश दोस्तों पड़ेगा, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया, ये तो दक्षिण में पड़ेगा ना। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो देखते हैं आगे चल के। अब देखो क्या कह रहा है कि विस्तार मध्य प्रदेश एमपी उत्तर प्रदेश के दक्षिण हिस्से में है। यह ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि बघेल खंड में दोस्तों कैसी चट्टानें पाई जाती है, तो भैया ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यह ग्वालियर के पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के बीच है। तो कहां पर है? जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है वो दोस्तों ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। कुछ हिस्सा कैमूर पहाड़ियों से लगा हुआ है। तो कुछ हिस्सा दोस्तों कहां लगा हुआ है? बुंदेलखंड का कैमूर पहाड़ियों से। और किस किसके मध्य है? तो पूछ सकता है आपसे कि बताइए जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है वो किन दो पहाड़ पर्वत श्रेणियों के बीच है? तो ग्वालियर पर्वत श्रेणी या और विंध्याचल श्रेणी, या ग्वालियर का पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, है नहीं। कुछ हिस्सा कैमूर से लगा हुआ है। निर्माण दोस्तों विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो इसका निर्माण की अगर बात करता हूं तो विंध्य क्रम की चट्टानों से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। इसमें मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों। और चलसा नामक घास पाई जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए बुंदेलखंड वाले इलाके में कौन सी दोस्तों घास पाई जाती है? चलसा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? चलसा नामक घास पाई जाती है। औसतन वर्षा दोस्तों 100 सेंटीमीटर है। प्रमुख नदियों की दोस्तों अगर बात करता हूं तो चंबल होगी, वेतवा, केन और सोन। तो बुंदेलखंड वाले इलाके की जो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों वो चंबल है, वेतवा है, केन है और सोन नदी है। चंबल, वेतवा, केन और सोन नदी दोस्तों पाई जाती है। पश्चिमी भाग में काली रेगूर मृदा, तो काली मिट्टी को दोस्तों रेंगूर मृदा भी कहते हैं, रेगूर मृदा भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो पश्चिमी भाग में अगर दोस्तों इसके पश्चिमी भाग की इधर की, जैसे कि ये जो एरिया था ये वाला, तो अगर दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ कौन से, जैसे बुंदेलखंड का पार्ट ये तो है, ये वाला भाग है। अब इसका पश्चिमी भाग कौन सा हुआ? तो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, इस वाले पार्ट में, है नहीं दोस्तों। तो ये पश्चिमी भाग में दोस्तों क्या पाई जाती है? रेंगूर मृदा, काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसलें दोस्तों कौन कौन सी होती है? यहाँ पर दोस्तों गेहूं, चना, तिलहन और ज्वार। तो गेहूं, चना, तिलहन और ज्वार जैसी फसलें पाई जाती है। अब आते हैं बघेलखंड वाले पठार में, जो हमने पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो विस्तार दोस्तों कहाँ है इसका? विंध्यन में है, विंध्यन क्रम चट्टानों में है, कैमूर है, ठीक है, एवं भंडारे पहाड़ी। तो कौन सी दोस्तों? भांडरे, भांडर, भांडर पहाड़ियां कहेंगे इसको, के पूर्वी भाग में। उत्तर पर सोनपुर पहाड़ियां हैं। उत्तर में क्या है दोस्तों? सोनपुर पहाड़ियां। तो अगर आपसे पूछता है कि बघेलखंड के उत्तर में कौन सी पहाड़ियां हैं? सोनपुर पहाड़ियां हैं। एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। और विस्तार कहाँ? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक है इसका विस्तार। कहाँ तक है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक इसका विस्तार है। ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 450 मीटर है। और प्रमुख नदी कौन सी है? सोन नदी और ग्रेनाइट चट्टानें दोस्तों यहाँ पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं जलवायु की दोस्तों। किसकी बात करते हैं? किसी भी क्षेत्र की लंबे समय की पिछले 30 वर्षों का, मतलब 30 वर्षों का एक औसतन एवरेज निकाल लेते हैं, उसको जलवायु कहा जाता है। जैसे क्या क्या घटनाएं हुई हैं उस एरिया में, क्या क्या चीजें हो रही है, कैसी वर्षा हो रही है, कैसी ठंड पड़ रही है, कितने दिनों की? 30 सालों की, है नहीं। तो उसे कहते हैं दोस्तों क्या? जलवायु। औसतन वर्षा देखते हैं, औसतन तापमान देखते हैं, औसतन वायुदाब। पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के, अगर आपसे पूछ रहे तो देख लेना कि जलवायु के कारक कौन कौन से होते हैं, है नहीं। ऐसे पूछ सकते। अगर मौसम की बात करता हूँ, कम समय की भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे कहते हैं ना यार मौसम बड़ा खराब हो रहा है, तो जो
कम समय की परिस्थितियां होती हैं उसे कहते हैं मौसम। ऋतु की अगर बात करता हूँ 3 से 4 महीने की भौगोलिक परिस्थितियां, तो 3 से 4 महीने की जो भौगोलिक परिस्थितियां होती है उसे ऋतु कहते हैं। मानसून किसे कहते हैं? ऐसी पवनें जो वर्षा कराती हैं। मानसून किसे कहते हैं? ऐसी पवनें जो वर्षा कराती हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु दोस्तों पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से, कहां से होती है दोस्तों? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वर्षा होती है। जलवायु के कारक क्या है दोस्तों? तो वर्षा और तापमान आपको पता ही है, जब तापमान जितना ज्यादा होगा उतनी जो समुद्र से चलने वाली समीरें हैं वो गर्म प्रदेशों में आएंगी और गर्म हवा समुद्र की तरफ चली जाएंगी। तो उसी से क्या है, दोनों कारक यही होता है, वर्षा और तापमान, है नहीं। और समुद्र से दूरी, अक्षांश और आर्द्रता पे ये कारक होते हैं इसके जलवायु के। और उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण दोस्तों करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण किया था प्रोफेसर स्टॉम्प, डॉक्टर कोजी सैयद अहमद, प्रोफेसर कॉन्ड्रियू ने वर्षा को आधार मानकर यूपी की जलवायु को दो भागों में बांटा था। तो कौन किस किस का नाम है? प्रोफेसर स्टॉम्प, डॉक्टर कोजी सैयद अहमद और प्रोफेसर कॉन्ड्रियू। तो प्रोफेसर स्टॉम्प, डॉक्टर कोजी सैयद अहमद और प्रोफेसर कॉन्ड्रियू ने वर्षा को आधार मानकर यूपी की जलवायु को दो भागों में बांटा है, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। कौन सा दोस्तों? आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, उपाद्र एवं उपोष्ण प्रदेश। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, उपाद्र एवं उपोष्ण प्रदेश। अत्यधिक वर्षा तराई क्षेत्र, पूर्ववर्ती क्षेत्र। कम वर्षा आपको पता है मध्यवर्ती मैदान में सबसे कम वर्षा होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है, और बुंदेलखंड के पहाड़ी भाग में, पठारी भाग में भी कम वर्षा दोस्तों पाई जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। यूपी को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा है इन्होंने। कितने भागों में दोस्तों? 9 भागों में। जैसे तराई क्षेत्र, औसतन वर्षा आपको अभी पढ़ के आए हैं 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। तापमान औसतन 18 डिग्री सेल्सियस। जलवायु तापमान कितना होता है? जुलाई में तापमान 30 डिग्री होता है। जिले कौन कौन से आते हैं तराई क्षेत्र में? आपको पढ़ा के आया था अभी मैं, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर, है नी। उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर वर्षा में कमी आती है। तो अगर दोस्तों हम पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर, मतलब पूर्व से इस साइड चलेंगे तो वर्षा में क्या आएगी दोस्तों? कमी आएगी। जैसे कि ईस्ट ये भाग और वेस्ट ये भाग है नी। तो यहाँ से इधर चलेंगे तो इधर वर्षा ज्यादा होगी और इधर जाते वर्षा कम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करता हूँ, औसतन वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर। यूपी में शीतकालीन चक्रवातों का प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो शीतकालीन चक्रवातों का प्रभाव दोस्तों नहीं पाया जाता है यूपी में। मध्य प्रदेश मध्यवर्ती मैदान की बात करते हैं दोस्तों। अगर बात करता हूँ मध्यवर्ती मैदान की, औसतन वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। या तो आप लोगों को पता होगा गर्मियों में क्या चलती है? लू, गरम गरम हवाएं, है नी। शीत ऋतु में पाला पड़ता है। अभी पाला पड़ के निपटाइए, सर्दी का टाइम ही था इस सबसे पहले, हालांकि अभी भी हल्की हल्की है। तो प्रतापगढ़, फतेहपुर, उत्तरी प्रयागराज, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर, दक्षिणी शाहजहांपुर, ये सभी के सभी एरिया जो हैं कौन से दोस्तों? ये मध्यवर्ती मैदान के क्षेत्र हैं। ठीक है, मध्यवर्ती मैदान में आते हैं प्रतापगढ़, फतेहपुर, उत्तरी प्रयागराज, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर, दक्षिण और शाहजहांपुर सॉरी। तो पश्चिमी दोस्तों मैदान की बात करता हूं तो औसतन जो वर्षा होती है 60 से 80। आपको पता था पूर्वी से पश्चिमी की तरफ क्या होती है? वर्षा कम होती है। तो 60 से 80 सेंटीमीटर तक। शीत ऋतु में कभी कभी वर्षा प्राप्त होती है शीतकालीन चक्रवात के अनुसार। जैसे कि ये कौन कौन से इलाके हैं? सहारनपुर सबसे पहले आपको पता होगा, फिर मुजफ्फरनगर, मेरठ आ गया, गाजियाबाद, मुरादाबाद, दक्षिणी पश्चिमी भाग बुलंदशहर, बदायूं, एटा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और मैनपुरी। ये सब कैसे हैं दोस्तों? ये सभी कैसे हैं? ये पश्चिमी मैदानी प्रदेश हैं। बुंदेलखंड का पठारी भाग, अब बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं। औसतन वर्षा दोस्तों 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर तक। जालौन, हमीरपुर, झांसी, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा, दक्षिणी प्रयागराज। सर्वाधिक वर्षा बांदा में प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा वर्षा दोस्तों कहाँ मिलती है? तो बांदा में प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में ऋतुएं, अगर उत्तर प्रदेश की ऋतुओं की बात करता हूं दोस्तों, तो वर्षा एवं तापमान के आधार पर उत्तर प्रदेश 3 ऋतुओं में बटा है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। किसमें? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में दोस्तों 3 भागों में बटा है। ग्रीष्म ऋतु की दोस्तों बात करते हैं, प्रारंभ कब होता है? मार्च जून में होता है। सर्वाधिक तापमान मई महीने में होता है, ये आपको पता होगा। यूपी कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण यहाँ अधिकतम तापमान पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा गुजरती तो नहीं है लेकिन उसके आसपास ही है, तो यहाँ पे तापमान दोस्तों अधिक पाया जाता है। तो ग्रीष्म
ऋतु में यूपी में सर्वाधिक तापमान बुंदेलखंड में पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि गर्मी के टाइम में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक तापमान दोस्तों कहाँ पाया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। और बांदा जिले में सर्वाधिक तापमान, तो जो बुंदेलखंड का बांदा जिला है दोस्तों, उसमें सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। तो आपको अगर एक डाटा मिला होगा या आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आप देख लीजिए, 1987 में दोस्तों 49 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस नहीं है, कभी माइनस सोचो, ये तो बस चिन्ह लगा रखा है इसको दिखाने के लिए। तो 1987 में 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला गया था, ठीक है। आप देख लीजिए, तो यूपी में सर्वाधिक गर्मी झांसी और आगरा में पड़ती है। तो सबसे ज्यादा अगर गर्मी दोस्तों पूछता है तो कहाँ पे पड़ेगी, झांसी और आगरा में। राज्य में सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है दोस्तों। अगर आपको बचना हो उत्तर प्रदेश वालों गर्मी से, तो थोड़ा बरेली चले जाइए, है नी। यूपी में ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां, गर्म एवं शुष्क पवनें चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसतन वर्षा जो 10 से 15 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, नी। वर्षा ऋतु की दोस्तों बात करता हूँ जून से अक्टूबर तक। तो वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है, जून महीने से अक्टूबर तक वर्षा ऋतु होती है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठते हुए मानसून से होती है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दोस्तों कहाँ से होती है, तो जो बंगाली खाड़ी से उठते हुए मानसून से होती है। तो अगर आपसे पूछे यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है, तो बंगाल की खाड़ी से उठते हुए मानसून से दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है वो प्राप्त दोस्तों होती है। 75 से 80% वर्षा बंगाल की खाड़ी से, तो 75 से 85% वर्षा बंगाली खाड़ी से उठने वाले मानसून से होती है दोस्तों, है नी। यूपी में मानसून जो होता है दोस्तों जून के तीसरे चौथे सप्ताह में आता है। अगर आपसे पूछे यूपी में मानसून कब प्रवेश करता है, जून के तीसरे चौथे सप्ताह में दोस्तों प्रवेश करता है। में दक्षिण पूर्वी भाग में प्रवेश करता है। स्थानीय भाषा में इसे पूर्वा पूर्वा कहते हैं, नहीं पूर्वा कहते हैं। यूपी में सर्वाधिक वर्षा जुलाई महीने में। तो अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से महीने में होती है, तो जुलाई महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यूपी में जिले सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में होती है दोस्तों। लगभग 55 दिन तक वर्षा होती है। तो गोरखपुर में कितनी वर्षा होती है, लगभग 55 दिन तक दोस्तों वर्षा होती है। और 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। कितनी, 184.7 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा दोस्तों मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा दोस्तों मथुरा में होती है, 55.4 सेंटीमीटर तक होती है। लगभग 32 दिन तक दोस्तों वर्षा होती है। कितने दिन तक, 32 दिन तक। प्रदेश का औसतन जो औसत वार्षिक तापमान है दोस्तों, अधिकतम कितना रहता है प्रदेश में, तो औसत तापमान 32 से 34 के बीच रहता है। और दोस्तों सबसे कम 25 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच तक का, सॉरी 7 नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। दोनों का अंतर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा और सबसे कम औसतन तापमान उत्तर प्रदेश का कितना अंतर है दोस्तों, 60 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों बना है नी। आगे बात करते हैं शीत ऋतु की दोस्तों, बात करते हैं शरद ऋतु की बात करते हैं। नवंबर से फरवरी तक चलता है, फरवरी महीना चल रहा है, अब शीत ऋतु चली जाएंगे, है नी, और गर्मियां शुरू हो जाएंगे। राज्य में सबसे ठंडा जो महीना होता है दोस्तों जनवरी होता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में अधिक अंतर दोस्तों पाया जाता है। जैसे उत्तरी भाग, हिमालय के नजदीकी वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पे जो एवरेज टेम्परेचर होता है 11 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जो हिमालय के नजदीक वाले पार्ट है। और बुंदेलखंड वाले भाग में जो कर्क रेखा के पास है, वहां पर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। कितना, 27 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों तापमान रहता है। यूपी की दोस्तों अगर मिट्टियों की बात कर लेता हूं, तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है जो चट्टानों के टूटने से बनी है नी। तो जो मृदा है पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की वह परत है जो चट्टानों के टूटने से बनी है। वनस्पतियों एवं जीवों के अवसादों से मिलने से बनी है दोस्तों। किस किस से, वनस्पतियों और अवसादों। जो वनस्पति सड़गल जाते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उसी से क्या बनी है दोस्तों, मृदा बनी है। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। तो अगर आपसे पूछता है कि मृदा का निर्माण दोस्तों क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है जिसे पैडोजीनेसिस क्या कहते हैं दोस्तों, पैडोजीनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैडोजीनेसिस कहा जाता है। मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। आपको पता होगा चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। तो चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए मृदा का अध्ययन को क्या कहते हैं, पैडोलॉजी। मृदा में खनिज एवं जीवाश्म, जल, सूक्ष्म जीव आदि तत्व पाए जाते हैं। तो मृदा में दोस्तों क्या क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे कि खनिज कौन कौन से, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है नी, और ये क्या है, पीबी है, और सोडियम हो गया है नी, और एसयू।
ये सब वगैरह के तत्व पाए जाते हैं। यूपी की मिट्टी का विभाजन 3 भागों में दोस्तों बाँटते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र हम पढ़ के आए हैं, मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र और पटरी विभाग। ये दोस्तों ये आ ही गया, ये आपको मैंने बताया था, है नी? वायु के द्वारा अपर्दन की क्रिया से प्रभावित क्षेत्र ये वाला, है नी? जो आगरा वाला, मथुरा वाला एरिया है, ये वाला है। बुंदेलखंड क्षेत्र में परवा मृदा। अगर दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में पूछ ले कि बताइए बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, परवा मृदा। और जो मुजफ्फरनगर वाला या सोनभद्र वाला इलाका है दोस्तों, यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है नहीं? और ये खादर भूमि है। जो मध्यवर्ती मैदान जलोढ़ है, ये क्या है? खादर भूमि है। ऊपर दोस्तों आपको पता ही है पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यूपी की मृदा को अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा जाता है। अगर यूपी की मिट्टी को देखते हैं दोस्तों, 6 भागों में बांटा जाता है। भावर मिट्टी, तराई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, विंध्य मिट्टी, बुंदेलखंडी और अरावली। जिस क्षेत्र में जोन सा एरिया पड़ रहा है उसी क्षेत्र के नाम पर रख दिया गया है। जलोढ़ मिट्टी में तो आपको बांगर खादर पता ही होगा। विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो विंध्यांचल बीचों बीच है ना, बीचों बीच विस्तार है भारत के, तो विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वहां पर लाल मिट्टी और पीली मिट्टी दोस्तों पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। बुंदेलखंडी में काली मिट्टी और लाल मिट्टी। जो बुंदेलखंड वाला सोनभद्र वाला इलाका है, तो वहां पे क्या है दोस्तों? काली मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है। मांड मृदा भी कहते हैं, कावर मृदा भी कहते हैं, है नी? तो ये राकर हो गई, ये पता नहीं कौन सी है। अरावली मृदा लाल रेत और भूरा रेत। तो ये अरावली वाली क्षेत्र में, जो अरावली वाला क्षेत्र है, कौन सा? ये राजस्थान में जो अरावली वाला क्षेत्र है, जो दिल्ली तक विस्तार है जिसका, तो उसमें दोस्तों लाल रेत पाया जाता है और भूरी रेत पाया जाता है। ये बात आपको पता होगा, ठीक है? तो भावर अगर मिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, भावर मिट्टी की, इस क्षेत्र की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए मोटे कंकड़, पत्थर आदि अवसादों से हुआ है। कृषि संभावित क्षेत्र दोस्तों नहीं है बिल्कुल भी भावर, मैंने आपको बताया था। वन एवं अनेक प्रकार की झाड़ियां दोस्तों यहाँ पाई जाती है। तराई क्षेत्र की बात करता हूँ, यह क्षेत्र भावर के दक्षिण में पाया जाता है। तो जो तराई क्षेत्र दोस्तों होता है वो क्या होता है? वो होता है दोस्तों कहां पर? भावर के दक्षिण में दोस्तों ये पाया जाता है। और क्या है इसका? यह मृदा का निर्माण, इसका जो निर्माण दोस्तों होता है, अगर मैं इसके निर्माण की दोस्तों बात करता हूं, तो इसका जो निर्माण है दोस्तों, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए महीन अवसादों, रेत, चिकनी मिट्टी आदि से दोस्तों हुआ है। यह यहाँ भूजल स्तर ऊपर होने के कारण यह मृदा नमी युक्त होती है। कैसी होती है? नमी युक्त, है नी? तो नमी युक्त दोस्तों ये मृदा होती है, अगर आप लोगों को मालूम हो। तो यह मृदा नाइट्रोजन, मीथेन और जीवाश्म युक्त होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो तराई जो मृदा होती है उसमें नाइट्रोजन होता है, मीथेन होता है और जीवाश्म युक्त। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे, आपसे पूछ सकता है कि तराई जो मृदा होती है, जो तराई क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, तराई वाले इलाके में, भावर से नीचे तराई वाला इलाका है, तो वहाँ कैसी मृदा होगी दोस्तों? वो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, मीथेन और जीवाश्म युक्त मृदा दोस्तों ये होती है। कांप मृदा, जलोढ़ मृदा की दोस्तों बात करता हूँ, यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। आप लोगों को पहले बताया था। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा जो पाई जाती है वो कांप मृदा पाई जाती है, या जलोढ़ मृदा दोस्तों इसको बोलते हैं। निर्माण कैसे हुआ है? गंगा एवं यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से हुआ है। ये मृदा समतल भागों में अधिक विकसित होती है। कैसे भागों में? समतल भागों में दोस्तों अधिक विकसित है। जलोढ़ मृदा में चूना, पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो जलोढ़ मृदा दोस्तों होती है उसमें चूना और पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा में दोस्तों ध्यान रखेंगे, एक तो फास्फोरस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की दोस्तों कमी पाई जाती है और जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है, बांगर और खादर। मैंने आपको बताया था बांगर दोमट मिट्टी, मटिया, बलुई, उपहार, भांड मृदा भी कहते हैं, भंड मृदा, भांड मिट्टी भी इसको कहते हैं। दोमट हो गया, मटिया हो गया, बलुई, उपहार, भांड मिट्टी होगी। तो कृषि के अधिक उपयोगी नहीं होती है और रबी की फसल के लिए उपयोगी है, ठीक है? जो रबी की फसलें होती है, गर्मियों में जिनकी कटाई होती है, तो उनके लिए उपयोगी होती है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। जो खादर मिट्टी होती है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। यह महीन कणों एवं हल्के भूरे रंग की अत्यधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें चूना, पोटेशियम, जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जल धारण की क्षमता अधिक होती है। जूट, चावल कृषि के उपयोगी होती है और खरीफ की फसलों के लिए उपयोगी है। खरीफ की फसलों के लिए दोस्तों ये उपयोगी है। काली मिट्टी की दोस्तों अगर बात करता हूं, तो ये क्रिटेशियस युग में जलवायु के उद्भेदन से लावा से निर्मित हुई है। लौह तत्व, जीवाश्म अधिक पाए जाते हैं, जिसमें इसका रंग काला होता है नहीं? और लावा, बेसाल्ट, ग्रेनाइट चट्टानें, जैसे काली मिट्टी होगी और लाल मिट्टी होगी। ये सब आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिले एवं बुंदेली के कुछ हिस्सों में यह पाई जाती है।
इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में करेल या रेंगुर कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि तत्व दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों मांड मृदा या काली मिट्टी या कवार मिट्टी भी कहते हैं। मांड मृदा की बात करता हूं दोस्तों मैं, तो गोंद जैसी संरचना के रूप में है मांड मृदा। यह मृदा जीवाश्म से संपन्न होती है, बारीक महीन कणों के साथ जल धारण की क्षमता अधिक होती है, रंग काला होता है, कैल्शियम युक्त ये मृदा होती है। यूपी के पश्चिमी जिलों में दोस्तों पाई जाती है, जैसे जालौन हो गया, झांसी, बांदा, हमीरपुर। तो जालौन, झांसी, बांदा, हमीरपुर जैसे इलाकों में दोस्तों ये कौन सी मांड मृदा दोस्तों पाई जाती है। इसमें सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम की मात्रा पाई जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। काली कपासी मृदा भी इसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं बेटा कावर मिट्टी की बात करते हैं। निर्माण मोटे आकार के कंकड़ों से हुआ है। कावर कैसे कंकड़ है, नहीं मोटे आकार के कंकड़ों से हुआ है। यह मृदा गहरे भूरे काले रंग की होती है। विस्तार क्या है दोस्तों, बुंदेलखंड, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर में है। लाल मृदा की दोस्तों बात करता हूं मैं। लाल मृदा, तो लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, चंदौली, बांदा, यानी जो दक्षिण वाला पार्ट है उत्तर प्रदेश का, उसमें पाई जाती है। निर्माण कैसा है दोस्तों, ग्रेनाइट एवं नीस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ग्रेनाइट एवं नीस क्रम की चट्टानों के अपक्षय से होता है। दो भागों में बांटा जाता है, पड़ुआ या परवा मृदा और राकर मृदा, है नहीं, जो लाल मिट्टी को। और पड़वा पिरवा मृदा कौन सी होती है, यह मिट्टी लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है। इस मृदा में जीवाश्म की कमी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी में दोस्तों जीवाश्म की कमी पाई जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसलिए इसमें अधिक खाद एवं पानी का प्रयोग कर कृषि की जाती है। इसका विस्तार कहाँ पर है, वही है हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी की तटीय क्षेत्र, मुख्य बीहड़ वाले इलाके में। फसलें कैसी होती हैं दोस्तों, इसमें गेहूं बो सकते हैं, चना बो सकते हैं, ज्वार और बाजरा, है नहीं, मोटे अनाज बो सकते हैं। राकर मृदा की दोस्तों बात करता हूं। यह मृदा पठारी एवं पहाड़ी भाग के ढालों पर पाई जाती है नहीं। पठारी एवं पहाड़ी भागों में भूरा थोड़ा लाल रंग का ही होता है, या तो आपको पता है लाल के दोनों पार्ट है नहीं। तो सामान्यतः कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। अधिक उर्वरक का प्रयोग कर कृषि की जा सकती है। इसमें चना हो गया, तिल हो गया आदि फसलें होती हैं। और भाग कैसा, मोटी राकर, पतली राकर, दो भागों में है। अब आते हैं अरावली प्रकार की मिट्टी में। जो अरावली वाला क्षेत्र दोस्तों, उस वाली मिट्टी बात कर लेते हैं। आगरा जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। निर्माण चंबल एवं उसकी सहायक नदियों के अवसादों के कारण हुआ है। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों के अवसादों के कारण हुआ है, जिसका अरावली का, ठीक है, अरावली प्रकार की मृदा का। आगे बात करते हैं विंध्याचल क्षेत्र की बात करते हैं। निर्माण क्या हुआ दोस्तों, आर्कियन या ग्रेनाइट के अपक्षय से। तो आर्कियन और ग्रेनाइट के अपक्षय से हुआ है दोस्तों। अपक्षय और अपरदन से हुआ है विंध्य क्षेत्र की मृदा का। बघेलखंड के पठार तथा विंध्याचल पठार में पाई जाती है। सोनभद्र हो गया दोस्तों, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली आगे आदि जगह पाई जाती है। लाल एवं पीले जो मिट्टी है दोस्तों ये, और स्थानीय भाषा में भोंटा, क्या कहते हैं इसको दोस्तों, भोंटा कहा जाता है। लोहा अयस्क, एल्यूमिनियम से संपन्न, परंतु फास्फेट एवं नाइट्रोजन की कमी है। तो लोहा अयस्क इसमें ज्यादा है दोस्तों, एल्यूमिनियम ज्यादा है, फास्फेट एवं नाइट्रोजन की कमी है। मोटे अनाज, दाल, तिलहन दोस्तों इसमें पाई जाती है। आगे बात करते हैं अन्य मिट्टियां, माट एवं बंजर मिट्टी, जैसे कि कह लेते हैं माट एवं बंजर, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में। तो बंजर वाला एरिया जो है दोस्तों, पूर्वी वाला भाग है। जैसे गोरखपुर हो गया दोस्तों, बस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, गोंडा हो गया और सिद्धार्थनगर हो गया। यहाँ पर क्या है, माट एवं बंजर मृदा पाई जाती है। दोमट एवं कैल्शियम युक्त मिट्टी है। दोमट एवं कैल्शियम युक्त मिट्टी है। जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक है। ढूह मृदा, एक होती है ढूह मृदा, नदी के आसपास जल प्लावित क्षेत्र में पाई जाती है ढूह मृदा, है नहीं। नदी के आसपास जल प्लावित क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, अगर आपसे पूछ ले तो ढूह मृदा। तो भाट मृदा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के निक्षेप पाए जाते हैं और मोटे अनाज के लिए प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों, ऐसा मत सोचना कि ये थोड़ा सा बोरिंग सा थोड़ा चैप्टर लगता है, लेकिन जिसको ज्योग्राफी का थोड़ा इंटरेस्ट आता होगा तो उसके लिए इंटरेस्टिंग चीजें भी होगा। तो आपके साथ ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन होता है मिट्टी वाला, ये उसको भी कंप्लीट कर रहा है नहीं। उत्तर प्रदेश की मिट्टियां चल रहा है, लेकिन कुछ मिट्टियों के बारे में आपको जानकारी भी दे रहा है। तो आपको ज्योग्राफी और ज्योग्राफी वाला मिट्टी वाला पार्ट, कुछ पार्ट, पूरा पार्ट नहीं कह सकते, और उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का तो कंप्लीट पार्ट है, उसको पूरा कर रहा है। तो थोड़ा इसको एक बार सरसरी नजरों से दोबारा देख लेंगे, एक दो बार देख लेंगे तो ये आपका काम बन जाएगा। हालांकि मैं दोबारा रिवीजन आपको कराऊंगा, एक बार और जरूर आपको रिवीजन, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे मूल विधि हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और हिंदी हो, हिंदी के मिक्सअप क्वेश्चन हो या मिक्स्ड क्वेश्चन हो, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, उनको एक बार आपको और रिवाइज करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए, अपने स्तर पे तैयारी कीजिए।
थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाते रहिए और बाकी आप लोग देख लीजिए अपने लिए जो आपको सहूलियत लगे। बाकी दोस्तों जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश कंप्लीट करा दूंगा 4-5 क्लासों में, मैंने आपसे वादा किया था। और बाकी जो भी मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उनको एक बार और रिवाइज करा दूंगा, आपको 2 बार देखने के लिए मेरी तरफ से मिल जाएगा। बाकी आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा देखेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? इससे बाहर कहाँ जाएगा बताओ? इतना तो लिख रखा है। तो टर्सरी मृदा की दोस्तों अगर बात करते हैं टर्सरी मृदा की, तो हिमालय की घाटी में पाए जाने वाली मृदा है। कैसी मृदा है? हिमालय घाटी में पाई जाने वाली मृदा है। चाय और आलू दोस्तों वगैरह वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। अरे ये तो लोग खत्म भी हो गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए जितना मैंने 16 दिन में दोस्तों पढ़ा था, 15 दिन में पढ़ा था, आपने एक वीडियो में पढ़ लिया, नहीं 2 वीडियो में पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए आज इतना ही इसमें उत्तर प्रदेश में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।